नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो आपने क्या कभी सोचा है कि एक लॉ जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के रिलीजियस प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, उसके रूल्स बदलते ही सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचेगा? जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की, जो कि सीधा पार्लियामेंट से पास होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बैटल के लिए। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर है बिटवीन प्रॉपर्टी राइट्स वर्सेस रिलीजियस अथॉरिटी, इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस लेजिस्लेटिव पावर, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट का भी नैरेटिव यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस नए बिल में क्या नए कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों चैलेंज किया है और किसने चैलेंज किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सुप्रीम कोर्ट का इन पीस पर क्या स्टैंड हो सकता है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं। ये बिल ओरिजिनली 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उस वर्जन को स्क्रैप करके अप्रैल 2025 में एक रिवाइज्ड वर्जन पार्लियामेंट में लाया गया। इस बिल को बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल की चेयर्ड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिव्यू किया। अब इस बिल में है कुछ मेजर चेंजेस। पहला, वक्फ बाय यूजर डॉक्ट्रिन रिटेन्ड ओनली फॉर प्री इनैक्टमेंट केसेस। फ्यूचर वक्फ्स को डॉक्यूमेंटेशन दिखानी ही पड़ेगी। 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करने के प्रूफ भी देना होगा वक्फ डिक्लेयर करने के लिए। नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड्स और ट्रिब्यूनल्स में इंक्लूड किया गया है। कलेक्टर लेवल ऑफिसर को फाइनल अथॉरिटी बनाया गया है डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए। लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन, अगर 12 साल से किसी वक्फ लैंड पे ऑक्यूपेशन है तो वक्फ बोर्ड उसे रिक्लेम नहीं कर सकता। अब अपोजिशन का कहना है कि ये सारे प्रोविजंस रिलीजियस ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के इक्वलिटी के खिलाफ है। कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनके बाद AIMIM चीफ असाउद्दीन ओवैसी भी अलग से पिटिशन लेकर आए हैं। ओवैसी ने आर्ग्यू किया कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है और पार्लियामेंट अगर मेजोरिटी के जरिए उसमें इंटरफेयर करे तो सुप्रीम कोर्ट का काम है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना। तो अब सवाल है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होगा। सबसे पहला, मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस का टेस्ट। जस्टिस नरीमन के जोसेफ शाइन जजमेंट में बोला गया था लॉ शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ देख सकता है कि शायद 5 साल वाली कंडीशन न्यू कन्वर्टीज के खिलाफ हो सकती है। कलेक्टर को एजुकेटर बनाना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर सकता है, और नॉन मुस्लिम अपॉइंटमेंट्स क्या फेयर है। अगर कोर्ट्स को ये प्रोविजंस इरेशनल या अनजस्टिफाइड लगे तो वो मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस डॉक्ट्रिन अप्लाई करके उन्हें स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा आता है रिलीजियस ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 26 का। आर्टिकल 26 कहता है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने अफेयर्स मैनेज करने का हक है। तो जब ट्रिब्यूनल के रोल को कम किया गया है, कलेक्टर को फाइनल अथॉरिटी बनाया गया है, तो ये स्टेट कंट्रोल ओवर रिलीजन के केस में आ सकता है। कोर्ट कह सकती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ठीक है, लेकिन अगर वो रिलीजियस ऑटोनॉमी को डाइल्यूट करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है अनइक्वल ट्रीटमेंट विद अदर फेथ्स। चैलेंज ये भी है कि हिंदू और सिख रिलीजियस एंडाउमेंट्स को सेल्फ रेगुलेटेड रखा गया है, जबकि वक्फ इंस्टीट्यूशंस पे इतना कंट्रोल क्यों। अगर ये क्लासिफिकेशन अनजस्टिफाइड प्रूव होता है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन मान के कोर्ट स्ट्राइकिंग डाउन या रीडिंग डाउन जैसे ऑप्शंस ले सकती है। बिल में बोला गया है कि हाई कोर्ट में अपील पॉसिबल है वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के अगेंस्ट, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन और प्रोसेस पे ही डाउट हो तो जुडिशियल ओवरसाइट हॉलो बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि फॉर्मेलिटी से जुडिशियल ओवरसाइट नहीं होता, रियल इंडिपेंडेंस और फेयर प्रोसीजर भी चाहिए। CJI संजीव खन्ना का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, जैसे उनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे स्ट्रिक्ट स्टैंड या फिर ED को डांट लगाना, तो सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस्ड बट असर्टिव अप्रोच लाइकली है। सुप्रीम कोर्ट शायद पूरे बिल को इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना डिक्लेयर करे, पर इसके कुछ पार्ट्स को कर सकती है और सरकार को डायरेक्ट कर सकती है कि वो बेटर सेफ गार्ड्स लेकर आए। ये एक क्लासिक केस हो सकता है सेवरेबिलिटी प्रिंसिपल का यूज करने का। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल पिटिशन के मेजर पॉइंट्स क्या है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन, सेलेक्टिव टारगेटिंग। आर्टिकल 25 एंड 26 राइट टू प्रैक्टिस एंड मैनेज रिलीजन का इन्फ्रिंजमेंट। आर्टिकल 15 रीसेंट कन्वर्ट्स को एक्सक्लूड करना डिस्क्रिमिनेटरी है। आर्टिकल 300A प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन, नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड्स, रिलीजियस सेल्फ गवर्नेंस का डाइल्यूशन। इस केस में ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर को एक नोटिस इशू करे और उनसे कहे कि उन्हें ये बिल सही क्यों लगा और वो अपने रीजंस दे। इस केस में सेंटर ये भी आर्ग्यू कर सकती है कि वक्फ, रिलीजियस एंडाउमेंट्स और प्रॉपर्टी ये लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। पार्लियामेंट फुली एम्पावर्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स भी आ सकता है कि इवन इफ यू मेक द लॉ यू कांट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। पर बात मोस्टली ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट इस लॉ पर सीधा
सीधा स्टे लगाने से बच सकता है। स्टेटस को या इम्प्लीमेंटेशन स्टे देने से बचे, क्योंकि बिल अब लॉ बन चुका है और पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का रिस्पेक्ट करता है कोर्ट। कंप्लीट स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ वर्क अमेंडमेंट बिल अनलाइकली है, लेकिन पार्शियल इनवैलिडेशन या रीडिंग डाउन सर्टेन प्रोविजंस हाईली पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव डोमेन को फुल रिस्पेक्ट देगा, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स के वायलेशन को टॉलरेट नहीं करेगा। अब इस बिल के मामले में सीनियर एडवोकेट सच एज कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। बट प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट, हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को। जी सर, देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है, ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर ज़बरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा, इससे मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल सिर्फ एक लीगल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव है। ऑटोनॉमी वर्सेस ओवरसाइट, माइनॉरिटी राइट्स वर्सेस स्टेट कंट्रोल और सेक्युलरिज्म वर्सेस यूनिफॉर्म रेगुलेशन। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई भी स्टैंड ले सकती है इस केस में, या फिर इस केस को और प्लीज को सीधे डिसमिस कर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।